हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर और उसकी एक रचना बाबरनामा के बारे में। बाबरनामा को हम लोग तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। बाबर तथा बाबरनामा मुग़ल इतिहास लेखन की एक प्रसिद्ध विशेषता यह है कि मुग़ल शासक न केवल विद्वानों के संरक्षक थे, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने वृत्तांतों को लिखा है और अपने समय की घटनाओं को अभिलिखित किया है। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की जीवन तथा हालातों पर भी प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर है ये है कि देखिए, मुग़ल शासक जो होते थे, चाहे बाबर की बात करें, हुमायूं की बात करें, अकबर की बात करें, ये विद्वानों को संरक्षण देते थे। यानी कि इनके दरबार में विद्वान रहते थे, उनकी ये सहायता करते थे, उनको अपने दरबार में रखते थे, लेकिन साथ ही साथ ये स्वयं भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कवि होते थे, विद्वान होते थे, मतलब स्वयं भी रचना करते थे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि मुग़ल शासक न केवल विद्वानों के संरक्षक थे, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने वृत्तांतों को लिखा और अपने समय की घटनाओं को अभिलेखित किया। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की जीवन और हालातों पर भी प्रकाश डाला है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बाबर के जीवन के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म सन 1483 ईस्वी में फ़रगना में हुआ था। फ़रगना जो कि उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान उज़्बेकिस्तान में फ़रगना में हुआ था। इसका जन्म 1483 ईस्वी में। वह तैमूर के परिवार से संबंधित था और अपने पिता की शीघ्र मृत्यु के कारण उसने अपना अधिकांश समय लड़ाइयों में व्यतीत किया। चूँकि मध्य एशिया में इसका क्षेत्र था, तो जब इसके पिताजी की मृत्यु हुई तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा युद्ध करना पड़ा और अपने क्षेत्रों को अपने हाथ से खोना पड़ा। परिस्थितियों से बाध्य होकर उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। उसने काबुल और कंधार को विजय कर लिया तथा आखिर में पानीपत के युद्ध में 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, लोदी वंश का। उसको जब 1526 में हरा दिया तो ये भारत में मुग़ल शासन की स्थापना कर दी। हालांकि 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसे अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए समय नहीं मिला। 4 वर्षों तक शासनकाल रहा भारत में बाबर का, 1526 से 1530 तक। लेकिन चारों साल वो लगातार युद्ध करता रहा, तो उसको अपना जो साम्राज्य था उसको संगठित करने का समय नहीं मिला। वो लगातार युद्धों में उलझा रहा। पहले मध्य एशिया में उलझा था, भारत में आया तो यहाँ भी युद्धों में उलझा रहा। तो ये तो थोड़ा सा मैंने परिचय बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं बाबरनामा, या इसी को हम लोग तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, मतलब इसको बाबर ने स्वयं लिखा है। बाबर ने इस कृति की रचना चगताई तुर्की भाषा में की है। चगताई, देखिए, तुर्की भाषा थोड़ी सी अलग होती है और चगताई तुर्की थोड़ी सी अलग। तो कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि तुर्की भाषा लिखा होता है, कहीं कहीं चगताई लिखा होता है। तो सब सही है, कोई गलत नहीं है। आप चगताई तुर्की भाषा लिखिए, तुर्की भी लिखते हैं तब भी सही माना जाएगा। तो बाबरनामा की रचना चगताई तुर्की भाषा में की गई है, जो कि उसकी मातृभाषा थी। बाबर की मातृभाषा थी चगताई तुर्की। बाद में मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खानखाना ने इसका अनुवाद फ़ारसी में किया और इसका सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद मिसेस वेब्रिज ने किया है। मिसेस वेब्रिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, अब्दुल रहीम खानखाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया है। बाबर की पुस्तक 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग सन 1503 से 4 ईस्वी तक के काल का है, यानी कि 1503 से लेकर 1504 ईस्वी तक के काल का। इसमें जो भी घटना घटी उस काल में उसका वर्णन किया गया है। द्वितीय भाग में 1508 से लेकर 1519 ईस्वी तक का और तृतीय भाग में 1520 से 1525 ईस्वी तक का काल वर्णित है।
पुस्तक बाबर के फरगना की गद्दी पर बैठने से शुरू होती है तथा द्वितीय भाग भारत पर उसकी अंतिम चढ़ाई से संबंधित है। तृतीय भाग में वह भारतवर्ष में लेन देन के विवरण को उल्लिखित करता है। बाबर के संस्मरण में मात्र 18 वर्षों का विवरण है, यद्यपि वह 47 वर्षों तक जीवित रहा। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ये डेट वगैरह अगर याद हो जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। बस इतना जानिए कि तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जो कि चगताई भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद फ़ारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, अंग्रेजी में इसका अनुवाद मिसेस बेब्रिज ने किया। बस इतना याद रखिए। बाकी एक लाइन ये भी याद रखिए कि बाबर की पुस्तक 3 भागों में विभक्त है और पहले भाग में बाबर में जब फरगना की गद्दी पर बैठता है तो उसका वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में जब वो भारत पर अंतिम चढ़ाई करता है यानी 1526 के युद्ध के बारे में उसमें वर्णन किया गया। तीसरे भाग में वो भारतवर्ष में लेन देन का विवरण करता है। यद्यपि बाबर एक महान योद्धा तथा सेनापति था, लेकिन वह समान रूप से साहित्य में भी रुचि लेता रहा। बाबर के द्वारा भारत के बारे में उल्लेख। अब देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के बारे में क्या लिखा है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अपने संस्मरण में बाबर ने जमीन, ऋतु, फल फूल, व्यापार आदि के साथ देश की सामाजिक तथा राजनीतिक दशाओं पर भी प्रकाश डाला है। भौगोलिक दशा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के भौगोलिक दशा के बारे में उसने क्या लिखा है अपनी पुस्तक में। बाबर हिंदुस्तान के बारे में लिखता है कि यह एक आकर्षक उत्तम देश है, अन्य देशों की तुलना में यह दुनिया से बिल्कुल अलग है, यानी भारत के बारे में बोल रहा है बाबर। इसके पर्वत और नदियाँ, इसके जंगल और धरातल, इसके जानवर और पेड़ पौधे, निवासी और उनकी भाषाएं, इसकी हवाएं और वर्षा सब अलग प्रकृति के हैं। यानी भारत में ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग प्रकार से हैं। यहाँ के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो विश्व के अन्य चीज़ों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से बहुत अलग हैं। वह अपने संस्मरण में आगे उल्लेखित करता है कि वर्षा के दौरान यहाँ का मौसम अति सुखदायक हो जाता है। जब लगातार वर्षा होती है तो हवा बहुत ही सुहावनी होती है, इतनी अधिक कि इसकी मुलायमित तथा रुचिकर ताप से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, यानी इतनी अधिक सुहावनी हो जाती है। सोचिए, अधिक वर्षा होने पर टिप्पणी करता है कि कवच, पुस्तकें, कपड़े, सज्जा सामग्री और अन्य वस्तुएं नमी से अत्यधिक प्रभावित हो जाती हैं। बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है कि जब अधिक वर्षा होती है भारत में तो जो कवच होता है, यानी कि जो सुरक्षा कवच जो पहनकर युद्ध किया जाता है, और जो पुस्तकें होती हैं, कपड़े होते हैं या सज्जा सामग्री जो होती है, इनमें नमी हो जाती है, नमी से प्रभावित हो जाती हैं। बाबर आंधी के बारे में भी लिखता है, जो प्रायः वर्षा से पूर्व आती हैं और अपने देश से भारत की ग्रीष्म ऋतु की तुलना करता है। यानी जहाँ पहले बाबर रहता था मध्य एशिया में, वहाँ की ग्रीष्म ऋतु की तुलना भारत की ग्रीष्म ऋतु से करता है। तो ये तो मैंने कुछ आपको भौगोलिक दशाओं के बारे में बताया कि बाबर ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। अब आर्थिक दशा के बारे में बाबर क्या लिखता है। बाबर भारत की आर्थिक समृद्धि का भी वर्णन करता है। वह उल्लेख करता है कि ये देखिए, यहाँ पूर्ण विराम नहीं होगा। वह उल्लेख करता है कि भारत का मुख्य आकर्षण यह है कि यह बहुत बड़ा देश है। सबसे बड़ा आकर्षण क्या है भारत का, कि ये बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने और चांदी का अंबार लगा है, मतलब ढेरों मात्रा में यहाँ पर धन दौलत है। बाबर भारत के कामगार और पेशावर लोगों की बड़ी तारीफ़ करता है। वह कहता है कि भारत की दूसरी सुविधा यह है कि प्रत्येक पेशा और व्यापार के कामगार असंख्य तथा बिना अंत के हैं। फिर पूर्ण विराम यहाँ लगा दीजिए। मतलब यहाँ पर काम करने वाले लोग बहुत हैं, हर प्रकार का पेशा और व्यापार करने वाले लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। कोई रोज़गार या किसी कार्य के लिए हमेशा एक समूह तैयार मिलता है, जिसको वही रोज़गार और व्यापार वर्षों से अपने पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, आर्थिक दशा के बारे में बाबर वर्णन करते हुए कहता है कि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत के आकर्षण का मुख्य केंद्र यह है कि यहाँ पर सोने और चांदी का बहुत ज़्यादा बड़ा खजाना है
और यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी मेहनती हैं, पेशावर हैं, हर काम करने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। यही सारी चीज़ें आर्थिक दशा के बारे में उसने लिखा। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दशा के बारे में, बाबर ने क्या लिखा। बाबर भारत की राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डालता है। वह लिखता है कि देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, देश में राजनीतिक एकता नहीं थी, हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के राजा के अधीन था। बाबर कहता है कि देश पूरा विभाजित था छोटे छोटे राज्यों में, हालांकि एक बड़ा साम्राज्य था दिल्ली साम्राज्य, और एक बड़ा साम्राज्य उसके अधीन था। बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों की बात की है अपने बाबरनामे में। दिल्ली, बहमनी साम्राज्य, बंगाल, गुजरात, मालवा, यहाँ पर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। और 2 हिंदू राज्यों की भी इसने बात की है, एक तो विजयनगर, एक मेवाड़। तो मेवाड़ पर उस समय राणा सांगा का शासन था और विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासन था। इनके बारे में भी इसने बताया है। फिर है बाबर के समान तुर्की भाषा में। अब देखिए ये इतना आपने बता दिया, राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख देना है पुस्तक के, एक प्रकार से आप कह सकते हैं पुस्तक का मूल्यांकन, कि आखिर अच्छी है या कैसी है, उपयोगी है या नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको लिख देना है। बाबर के समान तुर्की भाषा में कोई भी अन्य साहित्य उसकी टक्कर का नहीं है। ये सही बात है कि तुर्की भाषा में जितना महत्वपूर्ण ग्रंथ बाबरनामा है उतना कोई भी नहीं है, उसके टक्कर में कोई है ही नहीं। यह जानकारी का खजाना है। उसके लिखने का ढंग अत्यंत सुखद है, लेकिन कुछ त्रुटियां उसके संस्मरण में है। अब त्रुटियां कैसे हैं देखिए। उसके वर्णन में भारतवर्ष के बारे में विरोधाभास मिलता है और उसकी सारी जानकारी सत्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि वह हिंदुस्तान में कम समय में रहा और लड़ाइयों में व्यस्त रहा। एक और वह हिंदुस्तान वासियों को असभ्यों का देश बताता है, तो दूसरी तरफ कहता है कि यहाँ के लोग शून्य से शंख तक की गिनती जानते हैं। मतलब एक तरफ तो भारत के लोगों को असभ्य बताता, कहता है कि ये जानवर टाइप के हैं, असभ्य हैं, बर्बर हैं। दूसरी तरफ कहता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, यानी 1 से लेकर शंख तक गिनती जानते हैं, शंख यानी बहुत बड़ी संख्या तक। तो ऐसे कई जगह पर उसके कथन मिल जाएंगे जो सत्य के परे हैं। इसके बावजूद भी बाबर का कार्य रेखांकित और रुचिकर है तथा उसके समय के भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये मैंने आपको बाबर और बाबरनामा के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।